हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि मैंने पॉलिटिकल कॉजेस और सोशियो रिलीजियस कॉजेस को डिस्कस किया था, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्ट 3 उसी का, दैट इज इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस क्या होता है? इकोनॉमिक कॉजेज, जहां भी वर्ड ये इकोनॉमिक आ गया, इसका मतलब है कि आर्थिक स्थिति, पैसे से इसका ताल्लुक होता है। ठीक है, कि हमारे पास कितना इनकम है, हमारे पास कितना पैसा है, हम अपनी आजीविका चला पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये जो है पैसे से जो भी चीज होता है, दैट इज पैसे से जो डील करता है, दैट इज इकोनॉमिक कॉजेज। तो आखिर आर्थिक स्थिति भारत की कैसी थी कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो गया? ठीक है, तो एक बात तो जानते ही हैं कि चाहे हम कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन अगर हमारे पास पैसे होते हैं, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तो हमें उस परेशानी से निकलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन आर्थिक स्थिति जब बहुत दयनीय हो जाए कि हम उससे निकल ना पाए, तो फिर वो किसी भी प्रकार का क्राइम इंसान से करवा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से देखते हैं हम लोग कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो थर्ड पार्ट है, इकोनॉमिक कॉजेस, ये किस तरह से भारत के लोग जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई ब्रिटिशर्स के तरह तरह के नियम कानून की वजह से, और फिर वो क्यों गुस्साए और क्यों ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था उसका एक हिस्सा बने। ओके, तो आइए देखते हैं पहला, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो एक बात समझना है कि भारत जो है वो 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में कॉटन का और सिल्क का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था। सिर्फ एक्सपोर्टर ही नहीं, बल्कि यहाँ से बने हुए कॉटन के और सिल्क के गुड्स भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया, और धीरे 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 करके क्या कर लिया कि यहाँ पे की चीज़ों को वो जान गए। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो हम लोग कॉटन और सिल्क के कपड़े वगैरह बनाते थे, ये हैंडमेड होता था। जबकि इंग्लैंड में वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पे इंडस्ट्रीज थे, मशीन मेड गुड्स वहाँ पे बनते थे, मशीन मेड क्लॉथ्स बनते थे। उसके लिए उन लोगों को रॉ मटेरियल की बस आवश्यकता थी, बने बनाए प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने दिमाग लगाया और क्या किया कि जितनी भी चीजें जो यहाँ से प्रोडक्ट बन के जाती थी, उन पर हैवी एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों को एक्सपोर्ट करने में बाहर देशों में इसमें दिक्कत आने लगी। और साथ ही साथ क्या कर दिया कि अपने प्रोडक्ट को, जो वहां से मशीन मेड्स प्रोडक्ट थे, वो जब यहाँ आते थे वो नॉमिनल ड्यूटी पे आ जाते थे, मतलब उन पे टैक्स बहुत ही कम लगता था। साथ ही अब वो क्या करते थे कि रॉ मटेरियल्स की उनको ज्यादा डिमांड था, कॉटन रॉ में चाहिए, कच्चा माल जिसको कहते हैं। तो रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, है ना, इंडिगो, प्लांटेशन की चीजें जैसे कि टी और कॉफी, जिस जिस किसी भी चीज की उनको जरूरत थी, वो क्या करते थे, उसको रॉ लेके जाते थे, वहां पे मैन्युफैक्चर करते थे और फिर पूरे विश्व में उसको एक्सपोर्ट करते थे। पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करने के दरमियान फिर इंडिया भी आता था, और इंडिया में जब वो आता था तो यहाँ पे उन चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बहुत कम लगाई जाती थी, और वहीं पे भारत की चीजों को, भारत के प्रोडक्ट को जब वहां पे लेके जाया जाता था तो उस पर बहुत ज्यादा हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाता था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि भारत का जो इकोनॉमिक रिसोर्स है, पूरी तरह से भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गई। अब देखेंगे कि भारत में जो प्रोडक्ट बनते थे वो हैंडमेड थे, और वहां से जो प्रोडक्ट आते थे कॉटन और सिल्क के, वो मशीन मेड थे। ऑब्वियसली मशीन मेड जो है वो एक तरह से थोड़ा सुपीरियर होता था। होममेड चीज़ों में थोड़ी सी जो है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है कि मशीन मेड ज़्यादा वेल फर्निश्ड होते थे, वेल डेकोरेटेड होते थे, जबकि हैंडमेड वो फिनिशिंग नहीं दे पाती थी। एक तरफ तो वो मशीन मेड गुड्स जो है वो सस्ते भी हो गए, और दूसरी तरफ क्या हो गए, वो अच्छे भी हो गए। तो इस वजह से लोगों का डिमांड जो है वो ब्रिटिश गुड्स की ओर बढ़ा, और हमारा जो इंडिजिनस प्रोडक्ट था, जो भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाता था, हैंडमेड, हैंडवोवन, वो जो है उसका डिमांड काफ़ी घट गया, और ये जो है एक कारण बना यहाँ की आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए। देन सेकेंड टॉपिक आते हैं,
ड्रेन ऑफ वेल्थ टिल 1757, 1757। बच्चों अगर पॉलिटिकल कॉज में देखेंगे तो हम लोग यहीं से शुरू किए थे। 1757, 1757 में एक युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी। उसके पहले तक यहाँ पे जो भी खरीदारी करने आते थे ब्रिटिशर्स, उसके बदले में यहाँ पे वो सोना लेके आते थे, गोल्ड देते थे। तो इससे भारत को कहीं ना कहीं फायदा होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि 1757 में जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद वो लोग जीत गए, तो बंगाल प्रोविंस उनके अंडर हो गया। और बंगाल प्रोविंस एक बहुत रिच प्रोविंस था, वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, अब वो सामान जब खरीदते थे तो उसके लिए सोना नहीं लाते थे, बल्कि उसी रेवेन्यू का, उसी सरप्लस रेवेन्यू को यहाँ पे खर्च कर देते थे। तो भारत में जो बाहर से सोना आता था, ये आना बंद हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे उसके रिटर्न में, मतलब सामान तो ले रहे हैं लेकिन उसके रिटर्न में कुछ दे नहीं रहे, इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे, द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया गॉट नो इकोनॉमिक रिटर्न इज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब कि यहां से जब धन संपत्ति का ट्रांसफर हुआ, कहां, इंग्लैंड में, लेकिन उसके बदले में भारतीयों को कोई प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लेके जा रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। तो भारत से सिर्फ लेके जाया गया, उसके बदले में यहाँ कुछ नहीं आया। बदले में क्या दिखा दिया जाता था कि बंगाल से हम जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो तुम्हारे है, तो कुछ आया नहीं। दिस इज नोन एज ड्रेन ऑफ वेल्थ। नाउ योर थर्ड कंडीशन इज डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। जैसा कि अभी बताया फर्स्ट पॉइंट में कि यहाँ पे जो सामान बनते थे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में हैंड वोवन थे, हाथ से बिने जाते थे, स्पिन किए जाते थे, वीव किए जाते थे और फिर बनाए जाते थे। तो वो कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज थे। लेकिन यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स जब जाने लगे कहाँ, ब्रिटेन, और वहां से वेल फर्निश्ड गुड आने लगे, तो ये सब चीज जो है ये क्या हो गया, ये काफी फीका पड़ गया उनके सामने। साथ ही साथ इनका जो प्रोडक्ट बनता था, जब इन प्रोडक्ट को हम लोग बाहर बेचने की कोशिश करते थे, बाहर दूसरे देशों में, तो वहां पे उस पर काफी ज्यादा जो है हैवी ड्यूटीज जो है वो लगा दिए जाते थे। अब इससे क्या हुआ कि हजारों आदमी जो इन कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उनके लिए ये जॉबलेस वाली कंडीशन आ गई। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम लोगों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, मतलब जिसमें कि हम लोगों को कोई इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलने लगा, बस यहाँ से लोग लेके जाने लगे। कॉटेज इंडस्ट्रीज भी यहाँ की बंद हो गई। अब आता है चौथा कंडीशन में, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। कितना चालाकी से इसको जो है ये किया गया, ये जरा समझेंगे। जब ब्रिटिशर्स आए तो आने के बाद उन्होंने कई सारे सिस्टम यहाँ पे लगा दिए। एक का नाम था परमानेंट सेटलमेंट, सुने होंगे, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। इन सब सिस्टम्स की बदौलत इतना ज्यादा हैवी ड्यूटी जो है पीजेंट, एक पहले समझ लें कि पीजेंट किसको कहते हैं, छोटे मोटे जो किसान होते हैं उनको पीजेंट कहा जाता है, ठीक है। तो उन पीजेंट्री पे, मतलब खेती पर इतना ज्यादा उन पे ड्यूटीज, इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया कि वो टैक्स वो पे करने में असमर्थ थे। अब जब टैक्स पे करने में असमर्थ हैं लेकिन उनको चुकाना है, तो उसको देने के लिए फिर लोन के तौर पे आगे आ जाते थे। तो कुछ लोग जो है वो लोन देते थे कि ठीक है आप हमसे अभी लोन ले लो और टैक्स चुका दो। अब वो लोन लेके टैक्स तो चुका दिए, लेकिन लोन कौन चुकाएगा? अब लोन पे हेवी इंटरेस्ट जो है वो जोड़ दिया जाता था, तो लोन चुकाने में फिर वो असमर्थ हो जाते थे। और फिर फाइनली जब कुछ समय, जो तय समय सीमा उनको दी जाती थी कि इतने दिन में आपको लोन चुकाना है, जब वो लोन को नहीं चुका पाते थे तो फिर उन्हीं की जमीन उनसे क्या कर ली जाती थी, छीन ली जाती थी। ये हुआ इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री, जिसमें क्या होता था, लॉस ऑफ लैंड। नया रेवेन्यू सिस्टम की वजह से ये हुआ था। ये अगर समझना है आपको तो एक कहानी देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद की एक किताब है सावा सेर गेहूं, उसमें जरा पढ़ के देखिएगा कि क्या स्थिति थी। बस इस चीज का ये क्या होता था ऐसे में, ये आपको पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखेंगे जब भारत में पहले राजाओं का राज हुआ करता था, तो बड़े बड़े जो आर्टिशियंस हैं, जो कई तरह के सामान बना के, कलाकृति करके वो राजाओं को खुश करते थे और फिर अपने सामान को बेचते थे। तो जो राजा खुश हो जाते थे तो उनको उसके बदले में उनको कुछ इंसेंटिव, कुछ जो है गिफ्ट के तौर पे मिलता था। तो इससे उनका जो दैनिक आजीविका है वो चल जाती थी और फिर बाद में उस चीज को बाजार में भी बेच दिया जाता था।
अब क्या कर लिया गया, ब्रिटिशर्स ने पूरे धीरे 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 ऑल ओवर इंडिया जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। तो वहां पे न रहे राजा। अब जब राजा ही नहीं रहे तो ये खुश किसको करेंगे और किन से इनको जो है वो एक गिफ्ट जो होता है वो किन से मिलेगा। तो आर्टिशंस की स्थिति भी जो है वो काफी दयनीय हो गई। ठीक है, सोल्जर्स, ऑफिशियल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम हायर पोस्ट। और धीरे ये भी किया गया कि ब्रिटिशर्स ने अब सोच लिया था कि किसी भी ऊंचे पोस्ट में भारतीयों को नहीं रहने देना है। तो इस क्रम में जो बड़े बड़े पोस्ट पर जो सोल्जर्स थे हमारे, जो ऑफिशियल्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो कहीं जुडिशियरी में न्यायपालिका में थे, तो उन सभी को उनके पोस्ट से हटा दिया गया। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिशंस जो हैं वो भी जॉबलेस हो गए, सोल्जर्स वो भी जॉबलेस हो गए, ऑफिसर्स, जुडिशियल्स सभी जो है वो जॉबलेस हो गए थे। और हर किसी की आर्थिक स्थिति जो है, इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। तो ये खराब होने का मतलब क्या है, कोई हमारा इकोनॉमिक कंडीशन खराब करेगा और हम चुपचाप बैठ के बहुत खुश होंगे? नो, ये जो है काफी गुस्से में थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट और इंतजार कर रहे थे कि कब कुछ बड़ा हो। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड फेमिन, इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स, इंडिगो जो होता है वो कपड़े में रंग के लिए यूज किया जाता है, एक तरह का डाई बनाया जाता है उससे। और आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा थे, तो यहाँ से रंग तैयार करने के लिए इंडिगो की जरूरत होगी। और भारत में जो फर्टाइल लैंड था वहां पे जबरदस्ती भारतीयों को, चंपारण नाम सुने होंगे बिहार में, तो वो जबरदस्ती जो है वो लोगों से इंडिगो प्लांट कराया जाता था। अब जब इंडिगो प्लांट करने के लिए वो पीजेंट्स मना कर देते थे तो उनका जो बाकी फसल थे, दूसरे फसल को बर्बाद कर दिया जाता था। और साथ ही साथ क्या, वो जिस कैटल को रखे हुए थे तो वो कैटल को भी लेके चले जाते थे पनिशमेंट के तौर पे। तो एक तरह से जबरदस्ती इंडिगो प्लांट करवाना ये बहुत बड़ा एक शोषण था इनके लिए। और इंडिगो की एक जो है बुरा प्रभाव ये भी था कि एक बार इंडिगो लगाने के बाद वहां का जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी काफी कम हो जाती थी, जिसकी वजह से दूसरा कोई क्रॉप जो है वो नहीं हो पाता था। तो इस लॉस को बेचारा फार्मर क्यों झेले, वो मना करता था कि नहीं हम इंडिगो नहीं लगाएंगे। और जब वो मना किया जाता था तो फिर उनको काफी जो है इल ट्रीट किया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वर्ग है पीजेंट का, जिनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती कराई जाती थी, वो भी अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के। नाउ पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, तरह तरह के ये रेवेन्यू सिस्टम, ये परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, रियायतवारी, इंडिगो प्लांटेशन, ये सबसे पहले से ही तो गरीबी भारत में आ ही चुकी थी। और इसके बाद ऊपर से प्रकृति की मार जो है 1765 से लेकर 1857 के बीच में 12 बड़े बड़े अकाल आए थे, फेमाइन्स अकाल, जिसमें ड्रॉट, सूखा हो जाता था, बारिश की बिल्कुल कमी। और उस बारिश की कमी में फसल बिल्कुल खराब हो जाती थी, फसल नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद लोगों को टैक्स पे करना होता था। तो ये टैक्स कहाँ से पे करे, ये टैक्स पे करना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। और इस वजह से कई लाख जानें जो है वो चली गई थी। अब फेमाइन्स जब आता है, जब किसी प्रकार का प्रकोप आता है, किसी प्रकार की प्राकृतिक त्रासदी होती है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपनी जनता की रक्षा करे। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या कर रहा था, ब्रिटिशर्स ने कोई रिस्क नहीं लिया, ब्रिटिशर्स ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया कि इससे किस तरह से लोगों को बचाया जाए। तो अब तो लोग सोचेंगे कि फिर हमने किस लिए इनको सरकार बनाया है, जब ये हमारा कुछ हित देख ही नहीं सकते तो फिर ये सरकार किस लिए है। तो यहाँ पर भी लोगों का, आम जनता का गुस्सा इसमें आया था इन अकाल के वजह से। लास्ट है डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी वो वर्ग था लोगों का जिनके पास हेरिडिटरी, वो काफी सम्मानीय लोग होते थे, उनके पास बहुत ज्यादा लैंड होता था, है ना, जिनको हम लोग जमींदार, तालुकदार वगैरह कहते हैं। तो जो क्या करते थे, जिनके पास बहुत सारा जमीन होता था, बहुत सारे जमीन के वो मालिक होते थे, और वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद वो जनता के दुख दर्द को समझते भी थे, और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन हेरिडिटी लैंडलॉर्ड्स को भी फोर्स किया जाने लगा। जब वो प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो उनको पूछा जाने लगा जमींदारों को, भाई आप किस लिए जमींदार हैं, आप तो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उनको जमींदारी पद से हटा दिया जाता था। ठीक है, तो जबरदस्ती उनको अब कहा जाने लगा कि आप अपने पेपर दिखाइए।
और इस क्रम में जो भी प्रोविंस, जो भी स्टेट अपना, जो भी जमींदार अपना पेपर दिखाने में असमर्थ रहा, वैसे लैंडलॉर्ड जो अपने पेपर नहीं दिखा पाए, तो उन लोगों को अपना जमीन जो है वो खोना पड़ा। और इस क्रम में ये जो इनाम कमीशन है 1852, इस कमीशन के तहत 20,000 ऐसे स्टेट्स थे भारत में जिनको की खोना पड़ा था जमींदारों को। 20,000 ऐसे स्टेट्स थे और ये सभी जो है किनके कब्जे में चले गए, जब वो पेपर दिखाने में असमर्थ हुए, वो सभी चले गए ब्रिटिशर्स के हाथ में। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको बड़ी बड़ी बोली लगाकर, ऑक्शन लगाकर उनको मर्चेंट्स को बेच दिया, ट्रेडर्स को बेच दिया। ट्रेडर्स को कोई मतलब नहीं था आम जनता से, आम किसान से, कि वो उनका भला करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, वो उसको अपने फायदे के लिए बस यूज कर रहे थे। तो इस तरह से जमींदार, जो लोग जिनकी जमींदारी चली गई थी, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो हेरिडिटरी उनको इनहेरिट करके आ रहे थे, जिनका एक सम्मान था, उनका भी कुछ नहीं बचा, उनकी इज्जत भी चली गई, उनका जमीन भी चला गया। तो ये भी एक वर्ग था जमींदारों का जो काफी पावरफुल हुआ करते थे तब, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि इतने सारे कॉजेज जो हैं, इस सब से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो भारत का खेमा है, जो भारतीय लोग हैं, उनको मन में कहीं ना कहीं गुस्सा पनप रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और जब किसी के अगेंस्ट गुस्सा होगा तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे जब बढ़ते जा रहा है, तो मौका मिला 1857 में। और 1857 में जब बाकी लोग विद्रोह करने उठ रहे थे, तो ये सारे लोग, जितने लोगों को ब्रिटिशर्स ने नाराज किया था, वो सारे लोग जो हैं उस रिवॉल्ट का हिस्सा बने। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक कॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो उसकी शुरुआत हो गई। ओके, तो इकोनॉमिक कॉज को एक बार अच्छे से देख लेंगे इन शॉर्ट। दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसमें क्या हुआ कि भारतीय प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया गया, सीज कर दिया गया, और रॉ मटेरियल्स को बढ़ावा दिया गया। रॉ मटेरियल्स वो लेके जाते थे, ओके, रॉ मटेरियल्स सिर्फ लेके जाते थे, लेकिन यहां से जो है प्रोडक्ट को लेके नहीं जाते थे, अपनी प्रोडक्ट को यहां बेचते थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ 1757 के बाद यहाँ पे कोई सोना लेके वो नहीं आते थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सामान लेके जा रहे थे और बदले में रेवेन्यू को दिखा दिया जा रहा था। डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे बड़े इंडस्ट्रीज जो थे और उनमें काम करने वाले हजारों लोग जो है वो बेघर हो गए, कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री, लोन दिया गया, ये परमानेंट सेटलमेंट महलवारी रोजगारी सिस्टम के तहत छोटे बड़े किसानों को लोन दिया गया, और बाद में जब वो लोन नहीं चुका पाए तो फिर उनसे उनकी जमीन जो है वो छीन ली गई। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो आर्टिशंस थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, उन सबको अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी थी। देन इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स, जो इंडिगो कल्टीवेशन में मना करते थे जो पीजेंट्स, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, है ना। पोवर्टी एंड फेमाइन्स, गरीबी तो थी ही, साथ में जब अकाल की मार पड़ी तब भी ब्रिटिशर्स ने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया भारत की स्थिति को सुधारने के लिए। डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जो बड़े बड़े जमींदार थे, तालुकदार थे, उनसे भी उनकी जमीनों को छीन लिया गया पेपर दिखाने के नाम पे। और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि सारा वर्ग जो है इसमें आ चुका है, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो चुका था, और ये एक महत्वपूर्ण कारण बना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।